Hello, this is Dr. Saeed Abbas from Washington, D.C. नेशनल इंटरेस्ट वेवर EB2 और EB1 है, ये दो ऐसे फैमिली इमिग्रेशन प्रोग्राम है यूएसए के जिनमें किसी एम्प्लॉयर स्पॉन्सर की या जॉब ऑफर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती एंड बस पीपल कैन गेट ग्रीन कार्ड इवन चाहे वो पहले अमेरिका ना भी आए हों, फर्स्ट टाइम एंट्री पे ही ग्रीन कार्ड उनको मिल जाता है। एंड द होल प्रोसेस, ये ग्रीन कार्ड प्रोसेस यूएसए से बाहर कंप्लीट हो सकता है और इधर इन यूएसए एज वेल। सो द फर्स्ट थिंग इज इसमें एक पहले एक एप्लीकेशन पिटिशन फाइल होती है जो कि एलिजिबल करती है एक एप्लीकेंट को टू गेट एन इमिग्रेंट वीज़ा। इमिग्रेंट वीज़ा ग्रांट हो तो इसका मतलब ग्रीन कार्ड हो गया है। सो पहले स्टेप में एक पिटिशन फाइलिंग, पिटिशन अप्रूवल के बाद नेक्स्ट स्टेप पे इमिग्रेंट वीज़ा फाइल किया जाता है एंड इमिग्रेंट वीज़ा का इंटरव्यू जिस भी कंट्री में एप्लीकेंट्स मौजूद हों, मेन एप्लीकेंट, स्पाउस और किड्स जो कि 21 साल से कम उम्र के हैं और अनमैरिड हैं, उन सबको इस इंटरव्यू में जाना होता है। एंड वंस दे गेट द इमिग्रेंट वीज़ा, उसके बाद उनको यूजुअली मैक्सिमम 6 मंथ्स टाइम दिया जाता है कि वो यूएसए में लैंड करें और यूएसए में वो फिर किसी भी स्टेट में आ सकते हैं और जब वो जिस दिन ही वो लैंड करते हैं उसी दिन ही ग्रीन कार्ड इशू हो जाता है। इन दिनों अगेन अमेरिकन एम्बेसीज और कॉन्सुलेट तेज़ी से इंटरव्यूज कंडक्ट कर रही हैं इमिग्रेंट वीज़ा के लिए। उसके एक एग्जाम्पल, एक पर्सनालिटी इज विद अस, डॉक्टर मोहम्मद अहमद। इनका नेशनल इंटरेस्ट वेवर EB2 प्रोग्राम पे भी इनकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई थी ऑन प्रीमियम प्रोसेसिंग एंड फिर उन्होंने EB1A भी प्रीमियम प्रोसेसिंग पे इनका केस अप्रूव हुआ था एंड उसके बाद हमने इनका इमिग्रेंट वीज़ा फाइल किया था। आई वुड बी थैंकफुल टू डॉक्टर अहमद ऑन ट्रस्टिंग अस एंड ट्रस्टिंग सूजी एक्सपर्ट्स एंड ऑन आवर टीम and I'm very much hopeful very soon Dr. Ahmed will be in USA. Dr. Ahmed साहब, आप अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जो आपका रिसेंटली अमेरिकन एम्बेसी इस्लामाबाद में हुआ है वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। आप कैसे वहाँ पहुँचे, क्या क्वेश्चंस हुए, कितना टाइम लगा, फैमिली के हवाले से आपके मिसेज आपके साथ थी, आपका बेबी साथ था, तो उन्होंने क्या क्या बातें की आपसे, प्लीज़ हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Dr. Sagir, for taking me for this interview. तो पहले नंबर पर तो आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। आपने हर मरहले पे मेरी इस पिटीशन की अप्रूवल से लेके इंटरव्यू तक आपने मेरी रहनुमाई फरमाई, आपने रहनुमाई की, मुझे गाइड किया, हेल्प किया और आपकी रहनुमाई ना होती तो शायद मैं इतना इजीली ये तमाम मराहल जो है वो तय ना कर पाता। तो आपका भी शुक्रिया और आपकी डेडिकेटेड टीम का भी बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो ये बात स्टार्ट हुई थी 2024 में जब हमने अक्टूबर 2024 में EB2 NIW की पिटीशन फाइल की थी, लेकिन चूंकि EB2 NIW के लिए जो प्रायोरिटी डेट है वो करंट नहीं थी तो उसके लिए वेट करना पड़ता था और ये वेट की ड्यूरेशन जो है ये अचानक ज्यादा ही होती जा रही थी। अब कम हो गई है लेकिन उस वक्त ज्यादा होती जा रही थी। देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर EB1A। तो EB1A की पिटीशन हमने फाइल की नवंबर में और नवंबर में ही उसकी अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूवल हो गई। दिसंबर में डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाए और जनवरी 15 मेरी डॉक्यूमेंटरली क्वालिफाइड डेट आ गई। तो उसके बाद जो है ये जो बैकलॉग था इंटरव्यूज का जो एम्बेसीज में मौजूद था यूएस एम्बेसी में, तो इसको यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद ने काफ़ी कम किया और मुझे 21 अप्रैल 2026 को ईमेल आई जिसमें मुझे इंटरव्यू लेटर रिसीव हुआ। मतलब विद इन 4 मंथ्स इंटरव्यू की कॉल आ गई थी। राइट। मेरा ये समझिए कि 15 जनवरी को मेरा DQ डेट था और 21 अप्रैल को जो है वो मुझे जो इंटरव्यू की कॉल आ गई और 15 जून को मेरा इंटरव्यू हुआ। तो खैर ये सारा मैं मसला आपको था। इंटरप्ट करना चाहूंगा जस्ट फॉर अ सेकंड, सॉरी। सो आई वुड लाइक टू लेट द पीपल नो कि इस प्रोसेस में जो इमिग्रेंट वीज़ा की जो फीस है वो $345 पर पर्सन है फॉर द होल फैमिली, $345 पर पर्सन। सो लेट्स से इसमें अगर आपने एक एप्लीकेशन आपने ऑलरेडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर चुके हैं, so, डॉक्टर अहमद केस में हमने इनका इमिग्रेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया था बट उस वक्त बाद में खुदा ने इनको बेबी अता किया तो बाद में उनको ऐड करना था। सो इस अगर इनिशियल इमिग्रेंट वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फाइल हो भी चुकी हो तब भी उसके बाद आप अपने जो बेबीज अगर बरसे के बाद बेबी होता है तो उसमें ऐड किया जा सकता है, डेरिवेटिव्स को बाद में भी ऐड किया जा सकता है। जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। डॉक्टर साहब यू आर राइट। तो 15 जून की डेट आने से पहले हमें अपना मेडिकल करवाना था। मेडिकल के लिए हमने अजीज मेडिकल सेंटर इस्लामाबाद का इंतखाब किया
व्हील केयर लाहौर से भी या हम अपना मेडिकल करवा सकते थे, लेकिन अजीज मेडिकल सेंटर ने जो प्राइसेस कोट की वो व्हील केयर से काफ़ी कम थी, और अजीज मेडिकल सेंटर के बारे में जो रिव्यूज हैं लोगों के वो भी बहुत अच्छे थे। तो 4 जून को हमने मेडिकल करवाया, मेरा और मेरे दूसरे फैमिली मेंबर्स का, मेरी वाइफ थी, मेरा बेटा था। मैं आपको यहाँ यहाँ पे पे इंटरप्ट करूंगा। मैं अपने अजीज मेडिकल सेंटर को जो टोटल अमाउंट पे किया वो 1,64,000 रुपये थी तकरीबन, ऐसे ही जी बिल्कुल फॉर द मेडिकल ऑफ 3 पर्सन, यू राइट फॉर योर वाइफ एंड योर वन राइट। किड। मेरे बेटे की जो एज है वो 2 ढाई माह थी उस वक्त, तो उनका तो सिर्फ उन्होंने बीस जी बाईस हजार रुपया चार्ज किया, और मेरा तकरीबन इन्होंने 65-66 के करीब और 75-76 के करीब मेरी वाइफ का इन्होंने जो है वो चार्ज किया। तो ये टोटल जी एक्सपेंसेस है। या इसमें ये है कि पहले अगर आपके तमाम जो मेडिकल एग्जाम या वैक्सीनेशन, जो वैक्सीनेशन है सारी वो उसी वक्त ही वो करते हैं मेडिकल सेंटर वाले। आपने सिर्फ इससे पहले एक पोलियो वैक्सीनेशन करा के जानी होती है, एंड जब आप राइट मेडिकल सेंटर जाते हैं वो आपके वैक्सीनेशन भी करते हैं और तमाम एग्जाम जो मेडिकल एग्जाम रिक्वायर्ड है वो करते हैं। देन दे सेट द जो रिजल्ट्स हैं वो सीक्रेटली वो अमेरिकन एम्बेसी को ही सेंड करते हैं, और आप फिर गए हैं इंटरव्यू के लिए, आप अमेरिकन एम्बेसी इस्लामाबाद तक गए हैं। देन 7:30 बजे का टाइम लिखा हुआ था इंटरव्यू लेटर में। तो मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, हम गाड़ी में वहाँ पे डिप्लोमेटिक एनक्लेव के लिए जो शटल सर्विस है वहाँ पे पहुँचे। तो शटल सर्विस वहाँ पे 6 बजे खुलती है, हम 6 बजे से थोड़ी देर पहले वहाँ पे पहुँच गए थे। तो हमें मुख्तसर सा इंतज़ार करना पड़ा। मुख्तसर सा इंतज़ार करने के बाद उन्होंने एंट्री खोल दी डिप्लोमेटिक एनक्लेव के लिए। गाड़ी हमने पार की, और सब गाड़ी पार करने के बाद जो इनका एक काउंटर बना हुआ था बिल्कुल फ्रंट पे, जहाँ पे 1-2 लोग बैठे हुए थे, वहाँ पे जाके हमने पहले अपने मोबाइल फोन्स जो है वो सबमिट करवा दिए। तो खैर काफ़ी रश था। तो फिर जब हमारी बारी आई तो उन्होंने हमारे आईडी कार्ड्स चेक किए और हमारा जो इंटरव्यू लेटर है वो चेक किया। पूछा आप कौन सी एम्बेसी में जा रहे हैं, हमने बताया कि हम यूएस एम्बेसी में जा रहे हैं। तो उन्होंने 1500 रुपये पर पर्सन हमें चार्ज किया। मेरे बेटे के लिए जो है वो तो नहीं रिक्वायर्ड थी टिकट शटल सर्विस के लिए, लेकिन हमने टिकट ली वहाँ पे। तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उन्होंने जस्ट हमें एक चिट जारी की। एक चिट थी छोटी सी, उसके ऊपर उन्होंने एक स्पेसिफिक नंबर लिख दिया। वो नंबर लेके आगे एक और लाइन लगी हुई थी, उस लाइन में हम चले गए। वहाँ पे 1500 रुपये हमने पे किए और फिर हमें टिकट्स दे दिए गए शटल सर्विस के लिए। वो टिकट्स हमने अपने पास रखे। मुख्तसर सा इंतज़ार करने के बाद जो है वो शटल सर्विस का आगाज़ हो गया। तो हम बसेस में सवार हो गए, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा। तो उन बसेस में सवार होके उन्होंने हमें यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद में ड्रॉप कर दिया। यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद में जब हम पहुंचे तो वहाँ पे गार्ड्स मौजूद थे, सिक्योरिटी गार्ड्स। उन्होंने हमें गाइड किया कि 2 डिफरेंट किस्म की जो है वो लाइनें लगी हुई थी। एक कतार नॉन इमिग्रेंट वीज़ा वालों के लिए थी और एक कतार इमिग्रेंट वीज़ा वालों के लिए थी। तो हम इमिग्रेंट वीज़ा वाली जो कतार है उसमें खड़े हो गए। तो हम अभी कतार में खड़े ही थे कि एक खातून जो है वो एम्बेसी के अंदर से बाहर आई और उन्होंने हमारे इंटरव्यू लेटर्स जो है वो चेक करना शुरू कर दिए। हमारे पासपोर्ट्स देखे और पासपोर्ट्स देख के टाइम पूछा कि किस टाइम पे आपका इंटरव्यू है। और उन्होंने एक 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 छोटा सा स्टिकर है, वो स्टिकर जो है जस्ट जिस पे हमारा जो है ना वो केस नंबर लिखा हुआ था, नेम लिखा हुआ था, वो मेरे वाइफ के पासपोर्ट पे, मेरे बेटे के पासपोर्ट पे उन्होंने लगा दिया। सिक्योरिटी क्लियरेंस करने के बाद ही हम एम्बेसी में एंटर, सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई। सिक्योरिटी क्लियरेंस करने के बाद हमें आई थिंक 2nd फ्लोर पे जाना पड़ा। 2nd फ्लोर पे पहुंच के वहाँ पे आगे जो है एक गार्ड मौजूद था। तो उसने हमें गाइड किया कि आपने किस तरफ जाना है। तो उसकी रहनुमाई के मुताबिक, उसके इशारा करदा रास्ता के मुताबिक हम जो है अपने सेक्शन में एंटर हो गए। इमिग्रेंट वीज़ा सेक्शन था। इमिग्रेंट वीज़ा सेक्शन में एंटर होने के बाद सबसे पहले जो है वो हमने टोकन लिया। टोकन लेने के बाद हम वहाँ पे इंतज़ार करते रहे। जब हमारा टोकन नंबर कॉल किया गया एक स्पेसिफिक विंडो पे, हम वहाँ पे गए। वहाँ पे जाके जो भी सिविल डॉक्यूमेंट्स थे वो सिविल डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे जो आपने DS-260 एप्लीकेशन सबमिट करवाते हुए अपलोड किए थे या एनवीसी सेंटर को सेंड किए थे, वो सारे के सारे सिविल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरीफाई किए उसने। वेरीफाई करने के बाद मैंने उसे बताया कि मेरे बेटे की जो वीज़ा, इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है वो मैंने सबमिट करवानी है। तो उसने मुझे एक जो है वो चलान फॉर्म जो है वो निकाल के दिया और उस चलान फॉर्म के बाद उसने मुझे गाइड किया कि आप फलां विंडो पे चले जाएं और वहाँ पे अपने बेटे की जो इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है वो सबमिट करवा दें, डिपॉजिट करवा दें।
अपने बेटे की जो वीज़ा इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है वो सबमिट करवा दी। उन्होंने जो है एज ए प्रूफ मुझे रिसीट दी, 2 रिसीट्स थी। तो 2 रिसीट्स लेके मैं वापस जो है दोबारा जो है वो इंतज़ार करने लगा। उसके बाद डॉक्टर साहब जब वीज़ा डॉक्यूमेंट उन्होंने मेरे सिविल डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लिए, तकरीबन 10-15 मिनट के इंतज़ार करने के बाद हमारा असल इंटरव्यू जो EB1A का होना था वो स्टार्ट हुआ। तो वीज़ा इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले ओथ लिया गया, उसके बाद मेरे फिंगरप्रिंट्स हुए। फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद उन्होंने मेरा EB1A पटिशन जो मैंने फाइल की थी और जिन क्राइटेरिया को मैंने हिट किया था या जिन क्राइटेरिया को टारगेट किया गया था उन्हीं क्राइटेरिया में से उन्होंने मेरे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिए। मेरा क्वेश्चंस जो है उन्होंने स्टार्ट यहाँ से किया कि आपके इंटरनेशनल अवार्ड्स और ऑनर्स क्या हैं, वो मैंने बताया जो कि मैंने लिखे हुए थे अपनी EB1A पटिशन में। तो उसके बाद उन्होंने इसको इस तरफ से नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ मूव कर गए। नेक्स्ट क्राइटेरिया जो था वो था प्रोफेशनल मेंबरशिप्स के बारे में था कि आपकी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोफेशनल मेंबरशिप्स हैं। वो साथ साथ जो है वो टाइप करते रहे। जैसे जैसे मैं जवाब देता था, जवाब देने के बाद वो कुछ टाइम लेते थे और टाइप करते जा रहे थे, साथ में टाइप करते जा रहे थे। तो उसके बाद ये 2 क्राइटेरिया से मूव करके वो नेक्स्ट क्राइटेरिया जो था ऑथरशिप का, उसकी तरफ चले गए। उन्होंने मुझे कहा कि आपने ऑथरशिप में क्या क्या किया हुआ है। मैंने बताया कि मैंने इतने रिसर्च पेपर्स हैं, इतने बुक चैप्टर्स हैं, इतने कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं, या ये मैंने जो है वो प्रिंट मीडिया में आर्टिकल्स जो है वो पब्लिश किए हुए हैं। तो वो पूछने के बाद उन्होंने फिर मेरा रोल एज ए जज पूछा कि यू एक्टेड एज ए जज एज वेल, तो आपने एज ए जज क्या क्या किरदार अदा किया हुआ है, क्या क्या आपका करेक्टर है एज ए जज। तो बताया कि आई एक्टेड एज ए रिव्यूअर ऑफ डिफरेंट इंटरनेशनल जर्नल्स के नाम बताए। फिर बताया आई एक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द पैनल फॉर द फुलब्राइट सिलेक्शन बोर्ड, जो कि जिन सालों में मैंने सर्व किया था उनका नाम लिया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में जो मेरा रोल था एज ए जज, एज ए कमेटी मेंबर फॉर ऑन डिफरेंट कमेटीज़, वो भी बताया। तो उसके बाद उन्होंने मेरी कंट्रीब्यूशंस पूछी कि आप किन रिसर्च एरियाज़ में काम कर रहे हैं, आपके रिसर्च एरियाज़ क्या हैं ओरिजिनल कंट्रीब्यूशंस में। उन्हें बताया मैं कि मैं मेम्ब्रेन साइंस में काम कर रहा हूँ, वाटर स्प्लिटिंग पे है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग पे है। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे मैं बता रहा था वो सारे की सारी चीज़ें वो टाइप करते जा रहे थे। और टाइप करने के बाद फिर उन्होंने मुझसे जो लास्ट जो मेरा क्राइटेरिया जिसको मैंने हिट किया हुआ था अपनी EB1A पटिशन में, वो था मेरी हायर सैलरी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी सैलरी कितनी है, तो मैंने पूरे साल की जो सैलरी जितनी बताई हुई थी वही बताई। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका USA में जाने के बाद प्लान क्या है। तो बताया कि आई एम गोइंग टू ज्वाइन अ यूनिवर्सिटी। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि हैव यू सबमिटेड एनी एप्लीकेशंस फॉर दिस पर्पस। मैंने कहा बिल्कुल, आई एम submitting applications and I am in the process of submitting applications to various positions, academic positions. तो इसके बाद यही क्वेश्चंस करने के बाद जो है जो वो क्वेश्चंस करते थे, क्वेश्चन करने के बाद वो टाइप करना स्टार्ट कर देते थे। तो वो काफ़ी टाइम लेते थे। टाइप करने के बाद फिर जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते थे, फिर टाइप करते थे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते थे। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आप पाकिस्तान और USA के अलावा किन कंट्रीज़ का आपने विजिट किया हुआ है। मैंने कहा कि नहीं, मेरी एजुकेशन USA में मैंने 6 साल स्टे किया और उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस आ गया और पाकिस्तान से मैं किसी और कंट्री में सफ़र नहीं किया, मैं किसी और कंट्री में स्टे नहीं किया है। तो फिर जो है उन्होंने इसी तरह के 2-3 और क्वेश्चन किए और क्वेश्चन करने के बाद जो है अपने फिंगरप्रिंट्स मेरे वाइफ के लिए उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद उन्होंने मेरे पासपोर्ट्स जो है वो वापस करना शुरू कर दिए। जब उन्होंने मेरे पासपोर्ट वापस शुरू किए तो आई आस्क्ड हिम, वांट यू आस्क एनी क्वेश्चंस फॉर माय वाइफ, आप मेरी वाइफ से कोई क्वेश्चंस नहीं करेंगे? नो, यू आर गुड, दैट्स फाइन। और जैसे ही वो मेरे पासपोर्ट वापस कर रहे थे तो एवरीथिंग इज गुड and just because of the ongoing pause on the 75 countries, and you know about this pause, we cannot issue you visa right now. You will have to wait for an email. Once the pause is lifted, we will shoot you an email and you will have to act according to the instructions given in that email, and then you will submit your passports again. और फिर मैंने कहा कि ये जो वीज़ा पॉज है ये कितनी देर के लिए है? उन्होंने कहा मैं नहीं जानता इसके बारे में, ये कितनी देर के लिए है, ये 1 दिन के लिए भी हो सकता है और 10 साल के लिए भी हो सकता है। मैंने हारा से पूछा 10 years, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि नॉट नेसेसरली 10 years। वो बंदा मुस्कुरा पड़ा, उन्होंने मुस्कुरा के कहा 1 दिन का भी हो सकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 1 दिन का भी हो सकता है और 10 साल का भी। कहने का मकसद ये है कि मुझे नहीं पता कि कितनी देर ये पॉज रहेगा। खैर मैंने उनका थैंक यू किया। उन्होंने मुझे कहा कि एवरीथिंग इज फाइन, यू आर गुड टू गो from my side, just because of this pause you are not being issued visa.
तो मेरे जाने से पहले उन्होंने मुझे जो है एक वाइट स्लिप दी, जो कि 221G की वाइट स्लिप थी, और उसके ऊपर सिर्फ उन्होंने एक ही हेड को मार्क किया था, और जो था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग को उन्होंने मार्क किया। इसके अलावा उन्होंने और किसी चीज़ को जो है वो मार्क नहीं किया, और ये जो 221G स्लिप है दे दी गई। थैंक यू सो मच डॉक्टर अहमद। जस्ट आई वुड लाइक टू मेंशन अगेन कि इस प्रोसेस में ये जो इमिग्रेंट वीज़ा का एक स्टेप है, ये कंपैरेटिवली जो पहले जितना टाइम लगता था उससे पहले की निस्बत अभी ये फास्ट हो चुका है। लाइक इफ यू टॉक अबाउट द लास्ट ईयर, अमूमन जो लोग इमिग्रेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते थे, DQ डेट मिलने के बाद फॉर NIW EB2 लोगों को तकरीबन 1.5 साल तक भी वेट करना पड़ रहा था, टाइम इतना लग रहा था इंटरव्यू की कॉल आने के लिए। बट एज ऑफ नाउ, चाहे वो NIW EB2 पर हैं चाहे EB1A पर हैं, इंटरव्यू की कॉल बहुत जल्दी आ रही है। इन फ्यू मंथ्स उनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर दिया जाते। एक चीज़। सेकंड थिंग ये कि जो पिटीशन थी, जो फर्स्ट स्टेप है, उसके अप्रूवल के बाद इमिग्रेंट वीज़ा के लिए बैकलॉग था, अप्लाई करने के लिए भी टाइम वेट करना होता था। अब वो बैकलॉग ज़ीरो है। सो द प्रायोरिटी डेट इज़ करंट फॉर NIW EB2 एज वेल एज फॉर EB1A। दोनों के लिए प्रायोरिटी डेट करंट है। इसका मतलब ये कि जैसे ही पिटीशन अप्रूव हो तो नेक्स्ट स्टेप यानी कि इमिग्रेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत जल्द उनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाएगा। जहाँ तक बात रहेगी पॉज की, जो 75 कंट्रीज में पॉज लगा हुआ है, वी आर मच होपफुल। जैसे कि डॉक्टर अहमद ने भी बताया कि ऑफिसर ने उनको कहा है कि एक दिन में भी ये पॉज लिफ्ट हो सकता है। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि हम देख लें रिसेंटली इन लास्ट फ्यू मंथ्स में जो H1B पे $1 लाख फीस लगाई गई थी, तो उसके खिलाफ फैसला जज ने दिया है। एसाइलम एंड रिफ्यूजी, जिसमें 39 कंट्रीज पे ट्रैवल बैन था, पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं था, बट देयर वाज अ ट्रैवल बैन ऑन 39 कंट्रीज, इवन दैट वाज अ बैन नॉट अ पॉज ओनली। तो उसके खिलाफ जज ने फैसला दिया है, वो नॉर्मलाइज हुआ है। ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए थे, वो बाद में उसके खिलाफ फैसला आया। सो व्हाट वी आर सीइंग, ऐसी चीजें जल्दी जजेस उनको इन ऑर्डर्स को रिवोक कर दें। जी, बड़ा केस है या बर्थ राइट सिटीजनशिप वाला, वो एक डिसीजन कोर्ट ने दिया है। तो या होपफुली एक ऐसा प्रेसिडेंट बन चुका हुआ है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है हमें इस सिलसिले में, कि उम्मीद है कि ये जो पॉज है इसका भी बहुत जल्द जो है वो डिसीजन आ जाएगा, और ये पॉज जो है इसको या लिफ्ट वेरी कर सुन, दिया जाएगा। या उम्मीद है इट्स मच इंशाल्लाह। लाइकली है। सो व्हाट वी आर सीइंग, ये जो EB कैटेगरीज है, इसमें EB1 एंड EB2 दोनों के लिए 40,000 एटलीस्ट ग्रीन कार्ड्स हर साल अवेलेबल होते हैं, और उसमें एक कंट्री का जो कोटा है, जो मैक्सिमम लिमिट है, वो 7% है। 7% ऑफ द कोटा ऑफ द लाइक EB1, इस तरह से 7% जो EB2 के। इसके अलावा EB3, EB4 और EB5, ये 3 मोर कैटेगरीज हैं। उनमें से जो ग्रीन कार्ड यूज नहीं होते, वो भी इन फर्स्ट 2 कैटेगरीज में ऐड हो सकते हैं। दैट्स व्हाई दे से कि हर साल एटलीस्ट 40,000 green card for EB1 and at least 40,000 green card for EB2 अवेलेबल होते हैं। So in EB1 and EB2 में EB1A and NIW EB2 एक दो ऐसी कैटेगरीज है जिनमें किसी जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं होती। I wish best of luck to Dr. Ahmed. Dr. Ahmed, I'm really happy. आपके जो इंटरव्यू बेस्ट वैसे हुआ है, जो आप बता रहे हैं कि इसमें आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग वाला फॉर्म देगा उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा डिमांड नहीं किया गया। इट मीन्स अपेरेंटली यू आर डन विद दिस प्रोसेस। जस्ट आपको ईमेल आनी है कि आप अपना पासपोर्ट इनको सेंड करें, देन यू वुड बी सेंडिंग योर पासपोर्ट टू द एम्बेसी। आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, एंड वो उस पर वीज़ा स्टैम्प करेंगे, एंड जो आप एड्रेस आपने प्रोवाइड किया होता है इसमें उनको एम्बेसी को, उसी पे वो दोबारा पासपोर्ट वापस आपको रिसीव हो जाएगा विद इन अ वीक। जब वीज़ा स्टैम्प करते हैं उसके बाद जब आपको ये वीज़ा स्टैम्प हुआ वापस मिलेगा, तो ये सिर्फ पासपोर्ट नहीं होगा, बल्कि एक येलो एनवेलप में एक पूरा एक पैकेट होगा, सील्ड पैकेट। सो उसके ऊपर लिखा होगा कि आपने ये सील्ड पैकेट आपने वापस लेकर जाना है, आपने लेकर आना है USA। आप अपना पासपोर्ट वो सेपरेट होगा, आप उसको तो ओपन कर लेंगे, बट जो सील्ड एनवेलप है वो आपने एज सच अमेरिका लाना है। अब आप जहाँ भी लैंड करें, नो प्रॉब्लम, जिधर भी आप लैंड करेंगे वहाँ पे वीज़ा ऑफिस, इमिग्रेशन ऑफिसर, CBD वाले, कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन वाले, वो आपसे वो वो ले लेंगे, एंड वहाँ पर आप कहना वो एंट्री उसके ऊपर ग्रांट करेंगे। उसके साथ उसी दिन से आपका ग्रीन कार्ड इशू हो जाएगा। आप जिस दिन लैंड करते हैं ग्रीन कार्ड उसी दिन ही इशू हो जाता है, स्टार्ट उसी दिन हो जाता है। बट आपको नॉर्मली ये कि विद इन 90 डेज नॉर्मली आपको ग्रीन कार्ड की हार्ड कापी जो है वो आपको जो भी आप एड्रेस आप प्रोवाइड करेंगे उस पर रिसीव होगा। अनदर पॉइंट इज
अभी आपने जो वहाँ पे DS-260 में हमने जो एड्रेस मेंशन की है कि आप अपने ग्रीन कार्ड यहाँ रिसीव करना है, आप जब यूएस से लैंड करेंगे उस दिन आप अपना वो एड्रेस चेंज कर सकते हैं। लेट्स से आपका प्लान चेंज हो गया, आप किसी और स्टेट में जाना चाह रहे हैं, वहाँ पर आप ऑफिसर को बताएंगे कि मैंने तो अपने फॉर्म में, इमिग्रेंट वीजा फॉर्म में मैंने ये एड्रेस मेंशन किया था टू रिसीव द ग्रीन कार्ड, बट अब मैं वहाँ पर नहीं जा रहा, मेरा प्लान चेंज हो गया, मैं इस एड्रेस पे जा रहा हूँ, लिहाजा मेरा ग्रीन कार्ड इस एड्रेस पे आना चाहिए, एंड ही विल चेंज द एड्रेस ओवर देयर। एंड आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर भी उसी दिन ही, और जिनके पास ऑलरेडी जिनके पास नहीं होता उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर ऑटोमेटिकली वो एंटर हो जाता है जिस दिन वो लैंड करती हैं। नॉर्मली विद इन 2 वीक्स उनको उनके गिवन एड्रेस पर सोशल सिक्योरिटी नंबर भी रिसीव हो जाता है। मेरे एक्सपीरियंस में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को विद इन 1 मंथ ग्रीन कार्ड इशू हो जाता है। ये जब ग्रीन कार्ड आपको जब रिसीव होता है, यू विल सी उसके ऊपर उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 10 ईयर्स लिखी होगी, द डे यू लैंडेड यूएसए उससे लेकर 10 साल तक। ये सिर्फ उसकी एक्सपायरी डेट है, बट ग्रीन कार्ड ये लाइफ टाइम के लिए है, ये लाइफ टाइम है, बट जो कार्ड है जस्ट उसकी जो एक्सपायरी है वो 10 साल बाद एक्सपायर होता है। तो 10 साल बाद अगर आप ग्रीन कार्ड पे रहते हैं, ग्रीन कार्ड स्टेटस पे ही रहते हैं जस्ट, तो परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस पे रहते हैं रादर देन पिकिंग अप नेशनैलिटी या सिटीजनशिप, तब आपको 10 साल बाद $235 फीस पे करके, या अगर उस वक्त जो भी फीस उस वक्त होगी वो पे करके आप रिन्यू करा सकते हैं। अदरवाइज आप 5 साल के अंदर, जब 5 साल का टाइम पूरा होता है आफ्टर गेटिंग द ग्रीन कार्ड, आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, या जो लोग वहाँ अमेरिका में शादी करते हैं उनको 3 साल बाद सिटीजनशिप मिल जाती है, या आप अगर इनकी फोर्सेस ज्वाइन करते हैं तो उस सूरत में आपको 1 साल में सिटीजनशिप मिल जाती है। फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए नॉर्मली आप और हम लोग क्योंकि हमारी एज 30 से ज़्यादा हो चुकी है, तो हमारे लिए एक ऑप्शन नेवी वाला बचता है जिसकी ज्वाइनिंग एज 41 ईयर्स है। अदर फोर्सेस के लिए नॉर्मली एज क्योंकि कम है, तो मोस्टली पीपल 30 से अगर कम है तो वो अदर फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर सकते, दे हैव एन ऑप्शन फॉर नेवी ओनली। वो ज्वाइन करते हैं तो 1 साल के बाद उनको सिटीजनशिप मिल जाता है। सो देयर आर 3 pathways टू गेट अ सिटीजनशिप। एनीहाउ डॉक्टर साहब, लेट्स कंक्लूड विद दिस थिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर ट्रस्टिंग अस। सूजी एक्सपर्ट्स फील ग्लैड कि हमें आप जैसे अच्छे, एनर्जेटिक, प्रोफिशिएंट और डेडिकेटेड, कॉम्पिटेंट क्लाइंट्स, दोस्त मिलते हैं to add the success stories to our firm. And I hope we will have many more stories, many more interviews coming up very soon. At the end, I again thank you, Dr. Shah, for taking me online for this interview. और आगे भी आपकी जो रहनुमाई की हमें ज़रूरत रहेगी। अब तक की रहनुमाई का आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। You're welcome. Thank you so much. Bye.